नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं करेंट अफेयर मई 2022 के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। इसके पहले मई 2022 का 3 पार्ट पहले आ चुका है। अगर उन तीनों वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मई 2022 के नेक्स्ट पार्ट यानी कि चौथा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। मई 2022 में जितने भी स्कीम आए हैं उन सभी का हम लोग यहाँ देखेंगे और उसके बाद मई 2022 में जितने भी स्पोर्ट्स संबंधित जानकारी हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। और ये वीडियो एक तरह से रिवीजन वीडियो होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 20 और 22 सितंबर को होने जा रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को रिवीजन मोड में लेके पढ़ें, ज़्यादा सुविधा रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है। पहला स्कीम है महाराष्ट्र जीवहाला योजना। ये महाराष्ट्र जीवहाला योजना महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा शुरू किया गया है और यह शुरू करने के पीछे मकसद ये है कि इस जेल में अधिकांश कैदी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले होते हैं। उन्हें कैद में रखने के लिए उनके पास उनके घरों में कोई आय का कोई स्रोत नहीं होता है। इसलिए ऐसे कैदियों के लिए ऋण की सुविधा दी जाती है, जिससे कि उनका परिवार आगे ज़िंदगी गुजर बसर कर सके और उनके आय में वृद्धि हो, उनके परिवार की आय में वृद्धि हो। अच्छा, इस योजना के शुरुआती चरण में 50,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा और जिस पर 7% की ब्याज दर लागू होगी। ठीक है, ये योजना यह भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है और ये महाराष्ट्र सरकार का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कैदियों के लिए। अगला परियोजना है महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है और इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने भारत में अपनी तरह की पहली योजना महाराष्ट्र जीन बैंक को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य यह है कि महाराष्ट्र में समुद्री विविधता, स्थानीय फसलों और जीन और पशु विविधता सहित आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना। ये योजना प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा लाई गई है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि शहरों में जो बेरोजगार होते हैं उनके लिए एक गारंटीकृत रोजगार योजना लागू किया जाएगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के असमान आय वितरण का हवाला देते हुए रिपोर्ट ने कमज़ोर समूह के झटके के प्रति अधिक लचीला बनाने और उन्हें गरीबी में गिरने से रोकने के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी निवेश बढ़ाने की भी वकालत की है। नेक्स्ट है एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रोजेक्ट। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा एक केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस प्रणाली शुरू की गई है जो भारत में इस तरह की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लाया गया है। यह प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की लागत 258 करोड़ रुपये है और इसे विश्व बैंक द्वारा समर्थित किया गया है। ठीक है, अब ये स्टार्ट तो किया जा रहा है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा, लेकिन इसको विकास करेगा IIT मद्रास। कौन करेगा? IIT मद्रास। इसमें ये भी ध्यान देना है, क्वेश्चन में भी पूछेगा कि एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया है। तो लाया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर का विकास कर रहा है IIT मद्रास और इसमें हेल्प करेगा, विकास करने में हेल्प करेगा NIC। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। ये 8 मई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। ठीक है, दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इसके पहले चरण का शुभारंभ 2007 को हो गया था। ठीक है, और दूसरा चरण आया है 2022 को, यानी कि 15 साल बाद। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ाना है। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, जो कि एक लड़की को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट योजना देखते हैं वैश्विक सुरक्षा पहल योजना। ठीक है, ये बोआओ फोरम फॉर एशिया
वार्षिक सम्मेलन 2022 के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल को पेश किया है। ठीक है, वैश्विक सुरक्षा पहल ये चीनी राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया गया है ना, चाइना के द्वारा। इसमें बताया गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल को पेश किया। ये पहल दुनिया में सभी के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने और समूह राजनीति और गुट टकराव का विरोध करने के लिए है। चीनी राष्ट्रपति इस पहल को इसलिए लाए हैं क्योंकि इस पहल का उद्देश्य ही है अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और ऑक्स सुरक्षा समझौते जैसे पश्चिम की पहलों का मुकाबला करना है। क्वाड में तो 4 देश हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वाड में कितने देश हैं, और चलिए बता देते हैं 4 देश हैं, लेकिन 4 देश कौन कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऑक्स का फुल फॉर्म हो गया AUKUS। ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, UK से हो गया यूनाइटेड किंगडम एंड US से हो गया USA। तो टोटल इसमें 3 देश हैं और ये तीनों देश इंडो पैसिफिक रणनीति पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा नीति 2014। ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के मसौदे की समीक्षा की गई है। समीक्षा इसलिए की गई है क्योंकि इसमें 10 वर्षीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है जिसे भारत 2030 तक प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट परियोजना है भारत टैब परियोजना, जो कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसमें बताया गया है कि प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी समारोह की शुरुआत आवास एवं शहरी मामलों के माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने की थी। ठीक है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने भारत टैब परियोजना की भी घोषणा की जो भारत को जल संरक्षण, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 3 बातों को लिया गया है। पहला है कि जल संरक्षण और सतत विकास के नए युग में प्रवेश करने में मदद करने के लिए और सैनिटरी वेयर का उत्पादन करने के लिए ये परियोजना को लाया गया है। तो पहला हो गया जल संरक्षण, दूसरा हो गया सतत विकास के नए युग में प्रवेश करने में मदद करने के लिए, और तीसरा हो गया सैनिटरी वेयर का उत्पादन करने के लिए। नेक्स्ट योजना है हिंदी @UN परियोजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी @UN परियोजना में $8 लाख का योगदान दिया है। ठीक है, यह 2018 में संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई परियोजना है। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य है कि हिंदी में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना। ठीक है, यह हिंदी भाषी आबादी के बीच वैश्विक मुद्दों में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना। ये योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा लाया गया है। 21 मई 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है कि 5वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता की योजना लाई गई है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने अन्य 4 योजनाओं की भी घोषणा की, इसलिए की क्योंकि इनसे राज्य में पोषण की कमी को दूर होगा, उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना भी होगी, शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी स्थापना होगी और CM इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी नामक शिकायत निवारण प्रणाली का विस्तार भी होगा। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ये तमिलनाडु भारत का पहला राज्य होगा जो सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के साथ साथ नाश्ता प्रदान करेगा। पहले तो हम लोग का चलता था, हम लोग का अभी भी चल रहा है मिड डे मील, लेकिन मिड डे मील के बीच में ये तमिलनाडु सरकार नाश्ता भी देगी, मुफ्त नाश्ता। ठीक है, चलिए मिड डे मील के बारे में बताते हैं कि मिड डे मील की शुरुआत भारत सरकार ने की थी। भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है, हाल ही में 29 जुलाई 2020 को MHRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करने की घोषणा की गई है और इसका ऑफिशियली किया गया है 18 अगस्त 2020 को। ठीक है, तो कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि MHRD से शिक्षा मंत्रालय बना है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ऑफिशियली बना है 18 अगस्त 2020 को, लेकिन इसकी घोषणा हुई थी 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, अब ये मिड डे मील की शुरुआत 1995 में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसमें क्या होता है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल प्रायोजित स्कीम।
सेंट्रल सेक्टर स्कीम में होता है कि पूरा कंट्रोल सरकार अपने हाथ में रखती है, केंद्र सरकार, और उसका पूरा वित्तीय समावेश 100% केंद्र सरकार के द्वारा भरण पोषण किया जाता है और उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और मॉनिटरिंग भी किया जाता है। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में क्या होता है कि इसमें वित्तीय समावेशन एक रेशियो में बटा होता है। जैसे कि एमडीएम में सेंट्रल का 60% है और स्टेट का 40% रेशियो है, ठीक है। और इसमें कंट्रोलिंग भी राज्य सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ फंड देती है, राज्य सरकार अपना कंट्रोल भी करती है और कोऑर्डिनेट भी करती है। और मिड डे मील को शुरुआत करने वाला ही सबसे पहला राज्य तमिलनाडु ही था और अभी भी यही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्कीम है NSCL डिफॉल्टरों की पैसों की वसूली के लिए समिति का गठन। ये सर्वोच्च मंत्रालय द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट स्कीम है जन सुरक्षा योजनाओं की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। अब ये मनाई गई है तो कौन मनाया है, किसके अंडर मनाया गया है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। अब 9 मई 2022 को 3 सामाजिक सुरक्षा जन योजना सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पहला, दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दूसरा, और तीसरा अटल पेंशन योजना, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर एक जन सुरक्षा योजना बना है, ठीक है। और इसकी वर्षगांठ मनाई गई है तो 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है, इसलिए ये भी न्यूज़ में है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के टाइम में बहुत ही फेमस रहा था और इसका लॉन्च डेट है 26 मार्च 2020। बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकती है, हमेशा पूछती है करेंट अफेयर में डायरेक्ट डेट कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 26 मार्च 2020। इसको याद कर लीजिएगा एकदम रट के। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया था। इसमें बताया गया है कि समाज के गरीब और कमज़ोर वर्ग के प्रति चिंता एवं संवेदनशील को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 6 माह यानी कि अप्रैल सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है ना। और ये चरण कौन है, छठा चरण है, ये छठा चरण है, यानी कि 5वां चरण खत्म हो गया था मार्च 2022 में और छठा चरण शुरू हुआ है अप्रैल से सितंबर 2022, यानी कि 6 महीने के लिए इसके चरण को बढ़ा दिया गया है, इसलिए न्यूज़ में था, ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ये दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। नेक्स्ट है ई अधिगम योजना, ये हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है। ये स्कीम राज्य सरकार ने 5 लाख छात्रों को गैजेट उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इससे क्या होगा कि हरियाणा में 5 लाख छात्रों को लैपटॉप और कंप्यूटर मिलेगा जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई को पूरा कर सकें, ठीक है। इसमें देखते हैं कि हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की जिसके तहत लगभग 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट और कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। 3 लाख को प्रदान किया जाएगा, लेकिन उसका सरकार का लक्ष्य है कि हम 5 लाख छात्रों को उपलब्ध कराएं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट स्कीम है श्रेष्ठ जी परियोजना जो कि गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया। श्रेष्ठ का मतलब है सिस्टम्स रिफॉर्म इंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। इस परियोजना में बताया गया है कि विश्व बैंक ने गुजरात सरकार की जी श्रेष्ठ परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के रूप में $350 मिलियन राशि प्रदान करने की मंजूरी दी है, ठीक है। अब इस परियोजना का उद्देश्य है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, किशोर लड़कियों हेतु सेवा वितरण मॉडल में सुधार और रोग निगरानी प्रणाली की क्षमता में सुधार करके राज्य में सेवा वितरण में सुधार करना है। नेक्स्ट परियोजना है NECB 2.0 परियोजना। यह मीटी द्वारा शुरू किया गया है। मीटी का मतलब हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। इस योजना का लक्ष्य है कि नॉर्थ ईस्ट में नीलेट सेंटर के उद्घाटन करना, यानी नीलेट सेंटर बनाना। और नॉर्थ में नीलेट सेंटर कहाँ बनेगा, ये 5 जगह बनेगा। 5 जगह कहाँ, डिब्रूगढ़, दीमापुर, जोरहाट, पासीघाट और सेनापति, सब असम में अवस्थित है। यहीं पे नाइलेट सेंटर बनेगा
नॉर्थ ईस्ट के लिए, और वहाँ के युवाओं को कौशल विकास बढ़ाने में मदद मिलेगा। अब मई 2022 में जितने भी स्कीम हैं ये सब ख़त्म होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स। मई 2022 में जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। मई 2022 में स्पोर्ट्स हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहला है ISSF जूनियर विश्व कप। इसमें भारतीय पिस्टल जोड़ी ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सुहाल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में स्वर्ण पदक जीता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ हुआ? तो हुआ जर्मनी में, ठीक है। और किन किन जोड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जोड़ी है ईशा सिंह और सौरभ चौधरी की, ठीक है। और इसी स्पर्धा में पलक और सरबजीत ने रजत पदक जीता है, और रमिथा और पार्थ मखीजा ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में भी रजत पदक जीता है, ठीक है। भारत अब तक इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण सहित 10 पदक जीत चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा कि भारत ने ISSF जूनियर विश्व कप में कितने पदक जीता है? तो 10 पदक जीता है, जिसमें से 4 गोल्ड है। नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप का आयोजन 16 अप्रैल से 2 मई 2022 तक इंग्लैंड के शेफील्ड में हुआ था, ठीक है। क्रूसिबल थिएटर में हुआ था। इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में किया गया था। इसमें इंग्लैंड की रानी ओसुल्लिवन और जूड ट्रम्प दोनों फाइनल मैच खेले थे, जिसमें से रानी ओसुल्लिवन विजेता रही और जूड ट्रम्प इंग्लैंड की दोनों है ये उपविजेता रही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35वां स्पेनिश लीग खिताब, जो कि रियल मैड्रिड ने जीता है। और किसे हराया है? एस्पेनियोल को हराकर 35वां रिकॉर्ड स्पेनिश लीग खिताब जीता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि इसका विजेता और उपविजेता कौन है? 35वां स्पेनिश लीग खिताब के विजेता और उपविजेता कौन है? देखने से पता चल रहा है कि ये तो स्पेन में हुआ होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके विजेता को हमको याद रखना है। ये रियल मैड्रिड इसकी विजेता है और इसके उपविजेता है एस्पेनियोल। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक डिस्कस थ्रोअर हुई अस्थायी रूप से निलंबित। तो ओलंपिक डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने प्रतिबंधित पदार्थ के लिए टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण अंतिम रूप से निलंबित कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है मैड्रिड ओपन खिताब 2022। ये इम्पोर्टेंट है। कार्लोस अल्कराज, इन्होंने मैड्रिड ओपन खिताब जीता है। और अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो कि जर्मनी की हैं, और इन्होंने इस खिताब का उपविजेता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है तीरंदाजी एशिया कप 2022 स्टेज 2। भारतीय तीरंदाजों ने इराक के सुलेमानिया में आयोजित एशिया कप 2022 में 14 पदक जीता है, जिसमें से 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक है, ठीक है। अब ये पूछेगा तीरंदाजी एशिया कप 2022 कहाँ हुआ था? तो इराक के सुलेमानिया में हुआ था, यही जगह याद रखना है। और कितना पदक भारत के खाते में आया? तो 14 पदक, जिसमें से 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य, यानी कि 842, इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट है IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप। ये हर्षा शरद गरुड़ ने ग्रीस के हेराक्लियन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली चैंपियनशिप महिला बन गई है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? तो ग्रीस में। और इसको जीतने वाली महिला का नाम है हर्षा शरद गरुड़। नेक्स्ट है डेनिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता 2022। अभिनेता R माधवन के बेटे 16 वर्षीय तैराक वेदांत माधवन, कौन जीते हैं? वेदांत माधवन। ये प्रतियोगिता डेनमार्क में हुआ था, डेनमार्क के कोपनहेगन में, ठीक है, जिसमें से जीत हासिल की है वेदांत माधवन, जो कि भारतीय हैं। नेक्स्ट है थॉमस कप 2022। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में इंडोनेशिया पर शानदार जीत के साथ पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है BPSC के लिए, या किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, या UPPCS के लिए। एक टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक शहर में, ठीक है। थाईलैंड के बैंकॉक शहर में इसका आयोजन हुआ था और भारत ने इंडोनेशिया को हराया है पहली बार। और इंडोनेशिया ऐसा नहीं, ये विजेता 14 बार की विजेता रहा है ना। इस फाइनल में 14 बार की विजेता इंडोनेशिया को हराया गया है, ठीक है। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम इस खिताब को जीती है थॉमस कप 2022, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप।
एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने दूसरा एशियाई कांस्य पदक जीता है ना, कांस्य पदक जीता है। और गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पदक चीन के खाते में गया है, जिसमें से चीन के बांग झी स्वर्ण पदक जीती है और अकाने यामागुची जो कि सिल्वर। ठीक है, तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के खाते में एक पदक जो कि कांस्य पीवी सिंधु के द्वारा, और दोनों गोल्ड एंड सिल्वर चीन के पास गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय खेलो मास्टर्स गेम दिल्ली में हुआ है, दिल्ली 2022। ठीक है, ये है द्वितीय खेलो मास्टर गेम्स दिल्ली 2022। इसमें क्या है कि युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में द्वितीय खेलो मास्टर गेम्स दिल्ली का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, और इसमें से जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है। और दूसरे नंबर पे रहे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है, अब इसमें ये तो पता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो पहला संस्करण हुआ था कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। इस खेल का आयोजन हरियाणा में हुआ था। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 थे, इसका आयोजन भोपाल में होगा। ये चौथा सीजन है और 5वें सीजन का भोपाल में होगा। इसके पहले 3 सीजन और हो चुका है। पहला दिल्ली में हुआ है, ठीक है, दूसरा हुआ है पुणे में और तीसरा हुआ है गुवाहाटी में। ठीक है, तो इन तीनों को भी हम लोग ध्यान में देंगे कि पहला दिल्ली में हुआ था 2018 में, और दूसरा 2019 में पुणे में, और तीसरा गुवाहाटी में 2020 में, और 2021 में पंचकुला हरियाणा में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये पोस्टपोन होते होते अब 2021-22 में हुआ। इसका अब संस्करण हो गया 2021-22। ये चौथा संस्करण है और 5वां संस्करण होगा 2022-23। अच्छा, इसे वर्ष 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका नाम था। पहले इसका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। नेक्स्ट है कि पत्रकार बोरिया मजूमदार पर बीसीसीआई ने लगाया 2 साल का प्रतिबंध। ये पत्रकार बोरिया मजूमदार को आंतरिक जांच के लिए विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को धमकी देने और डराने का दोषी पाए जाने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2 साल तक प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7वां संतोष क्रिकेट ट्रॉफी खिताब। केरल के मालपुरम में मंजेरी स्टेडियम में संपन्न हुए 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 को जीतने के लिए केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया। विजेता रहा केरल और उप विजेता रहा पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2022। एशिया ओलंपिक परिषद के अनुसार सितंबर 2022 में चीन के हांगजो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के कारण 2023 तक स्थगित कर दिया है। यानी कि इसका सितंबर 2022 में आयोजन होने वाला था, लेकिन चीन में कोरोना केस बढ़ने के कारण 2023 तक इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। एक फैक्ट यही है। दूसरा फैक्ट है कि इस चैंपियनशिप के विजेता रहे उड़ीसा महिला टीम और उप विजेता रहे कर्नाटक। यानी कि फाइनल में उड़ीसा जीती है और कर्नाटक को हार का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट है ऊबर कप 2022। इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, और फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर दूसरी बार ऊबर कप का खिताब जीता है। यानी कि दक्षिण कोरिया की जीत हुई है और चाइना को हार का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है सनवे फोर्मेंटेरो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022। 15 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 8 मई 2022 को पहले चेसेबल सनवे फोर्मेंटेरो ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट में चैंपियन बने। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप
टिक कर लीजिए, यही एग्ज़ाम में आने वाला है। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में पहले आ चुका है 2 साल पहले कि 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है, ये 12वां संस्करण है और ये बसाकशीर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में। इसमें 73 देशों के साथ 310 मुक्केबाजों ने भाग लिया। भारत ने पिछले 4 वर्षों से पहली बार कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और 2 कांस्य है, ठीक है। गोल्ड जीतने वाली 25 वर्षीय निखत जरीन है ना, जो कि तेलंगाना की रहने वाली हैं, थाईलैंड की जूता मास जितपोंग को हराकर महिला विश्व कप चैंपियनशिप में अपना खिताब जीत लिया और ये 5वीं भारतीय महिला बनी है। इस महिला मुक्केबाजी में 5वीं भारतीय महिला बनी है जो गोल्ड जीती है। पहली है मैरी कॉम, दूसरी सरिता देवी, तीसरी जेनी आर्यल और चौथी लेखा कोशी, ठीक है। अब इसके पदक के बारे में देखते हैं कि भारत ने किन किन क्या क्या पदक जीता है। तो अभी तक भारत ने टोटल 3 पदक जीता है, जिसमें से 1 गोल्ड और 2 कांस्य है और इसका रैंक चौथा है। पहले नंबर पे तुर्की, दूसरे नंबर पे आयरलैंड और तीसरे नंबर पे कनाडा। नेक्स्ट है चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद ने साल में दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी विश्व चैंपियनशिप चेस के थे मैग्नस कार्लसन, उनको हरा दिया, ठीक है। 16 साल का ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में नॉर्वे के कार्लसन को मात दी। प्रज्ञानंद ने 3 महीने में दूसरी बार है जो कि कार्लसन पर जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। इसके पहले हम लोग देखे थे हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अब यहाँ पे है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, है ना। इसमें हरियाणा की हॉकी टीम ने फाइनल में झारखंड की हॉकी टीम को हरा दिया, यानी कि विजेता रही हरियाणा की टीम और उप विजेता रही झारखंड की टीम, ठीक है। इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम तीसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश की टीम चौथे नंबर पे, ठीक है। इस तरह से हमारा थ्योरी पार्ट दोनों स्कीम्स और स्पोर्ट्स दोनों ख़त्म होते हैं और इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। लेकिन एमसीक्यू बनाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी से संबंधित एमसीक्यू को। पहला एमसीक्यू है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भोपाल। मई 2022 में थॉमस कप का विजेता भारत रहा है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ कब किया गया था, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 मार्च 2020 को। नेक्स्ट है भारत टैप परियोजना का संबंध किससे है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मिड डे मील की शुरुआत हुई है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत इनमें से किस समूह में शामिल नहीं है। और इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।